एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी जेनेटिक्स 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि और भी पेपर सोल्यूशन वीडियोस चैनल में एडेड है। इसके अलावा जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो मैं चैनल में रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ, तो यू विल बी अपडेटेड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो शुरू करते हैं हम इस पेपर सोल्यूशन को। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी जेनेटिक्स 2017 का पेपर सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। Question number 71. In the hypothetical example, while A allele and B control the pathway regulating the brick red flower color as shown below, mutant allele small a and small b code for the non-functional enzyme. तो यहाँ पर अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी साथ में प्रेजेंट होंगे तो वो ब्रिक रेड फ्लावर कलर दे देंगे, और अगर म्यूटेंट एलील होगा यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी होगा तो वो क्या दे देंगे, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएंगे, यानी वो कोई कलर नहीं देंगे। ठीक है, ओके ना। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है ए, ठीक है, वो वाइट कलर का है, अगर मैं उसे जीन ए प्रोवाइड कर दूंगी तो वो क्या कलर दे देगा, वो सीपिया या सेपिया जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो वो कलर दे देगा। ठीक है, सबस्ट्रेट बी जो कि वाइट है खुद में, जीन बी इसके अंदर मैंने डाला तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है बी जो कि ब्राउन कलर का है, और अगर ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ब्रिक रेड कलर आएगा। ये तो हमें क्वेश्चन में ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पे भी बताया हुआ है। तो अब इसको अगर मैं जीनोटाइप अलॉट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी। ये वाइट है यानी इसको ना कैपिटल ए मिल रहा है ना कैपिटल बी मिल रहा है, तो इसको क्या मिल रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी जो कि एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है। तो इन दोनों का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाएगा। यानी अगर इस तरीके का जीनोटाइप मुझे मिलता तो मैं कहूँगी कि ये वाइट बनाएगा। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊँ, सेपिया या सीपिया जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो वो बनाना है मुझे, और ये बनता है तब जब जीन ए मिलता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे होना चाहिए, एक एटलीस्ट, कम से कम एक तो होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट है एलील तो एक भी प्रेजेंट होगा तो वो एक्सप्रेस कर जाएगा। दूसरा, मुझे यहाँ पे बी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बी आ गया ना तो ये साथ में मिलके रेड कलर दे देंगे, बट मुझे सेपिया या सीपिया जो भी है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, स्मॉल बी लिखूँगी और एक कैपिटल ए लिख दूँगी, और दूसरा मैं ब्लैंक कर दूँगी क्योंकि इसकी जगह एक और कैपिटल ए भी आ सकता है, स्मॉल ए भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के केसेस में सेपिया ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी साइड चलते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ जीन बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए चाहिए। कैपिटल ए अगर यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, रेड बन जाएगा, इस वजह से मैं कैपिटल ए यहाँ नहीं रख सकती, तो स्मॉल ए रखना पड़ेगा, कैपिटल बी रखना पड़ेगा, तब जाके एक ब्राउन मुझे फिनोटाइप मिलेगा इस जीनोटाइप से। ठीक है, अब इस कैपिटल बी के साथ चाहे स्मॉल बी हो चाहे कैपिटल बी हो, एक भी अगर डोमिनेंट एलील होता है तो वो एक्सप्रेस कर जाता है। ये चीज़ आपको पता है, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पता है कि डोमिनेंट एलील अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो अगर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट होगा यहाँ पर तो वो ब्राउन कलर दे देगा। शर्त ये है कि स्मॉल ए होना चाहिए दोनों, कैपिटल ए अगर यहाँ पर आ गया तो वो रेड बना देगा। समझ आ रही है चीज़ें, ये क्वेश्चन के टेबल के अकॉर्डिंग जो चीज़ इन्होंने बताई हुई है क्वेश्चन में, अभी तक हम वही समझ रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पे आए नहीं है। ठीक है, तो अगर स्मॉल ए स्मॉल बी होगा तो वाइट मिल जाएगा, कैपिटल ए विद स्मॉल बी होगा तो हमें सेपिया मिल जाएगा, और स्मॉल ए विद कैपिटल बी होगा तो हमें ब्राउन मिल जाएगा, और दोनों अगर साथ में प्रेजेंट हुए यानी कि ए डैश बी डैश तो रेड मिल जाएगा। अब इस डैश की जगह चाहे कैपिटल ए लगा लो, कैपिटल बी लगा लो, स्मॉल बी कुछ भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस दो मुझे ये डोमिनेंट एलील चाहिए ताकि रेड कलर आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ प्लांट हीट्रोजाइगस फॉर जीन ए एंड बी इज सेल्फ, यानी कि ये पेरेंट प्रोजेनी हो गई, व्हाट परसेंट पेरेंट पॉपुलेशन हो गई, व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोजेनी विल हैव सेपिया कलर्ड फ्लावर्स। तो मुझे सेपिया कलर पता लगाना है कि कितनी प्रोजेनी में होगा। पेरेंट पॉपुलेशन का जीनोटाइप क्या होगा, हीट्रोजाइगस है फॉर बोथ द जीन, यानी ए के लिए भी हीट्रोजाइगस है बी के लिए भी, तो दोनों पेरेंट कैसे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और इनकी करानी है हमें सेल्फिंग, यानी कि दोनों को हम क्रॉस करेंगे। तो अब मुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये जो सेपिया इन्होंने पूछा हुआ है ये किस जीनोटाइप में मुझे मिलेगा प्रोजेनी के अंदर। ये सेपिया मुझे तब मिलेगा जब इस तरीके का कुछ जीनोटाइप मेरे पास होगा, कैपिटल ए डैश स्मॉल बी स्मॉल बी क्यों लिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर कैपिटल बी हो जाता तो ये रेड हो जाता, और रेड मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेपिया चाहिए। कैपिटल ए क्यों लिया है, क्योंकि वो ज़रूरी है सेपिया कलर देने के लिए, और डैश क्यों लगाया क्योंकि इसकी जगह कैपिटल ए आए चाहे स्मॉल ए आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में मुझे सेपिया कलर मिल जाएगा क्योंकि एटलीस्ट एक मेरे पास कैपिटल ए है, यानी कि डोमिनेंट एलील है, तो यहाँ पे दो चांसेस हैं, इन दोनों केसेस में ही मुझे सेपिया आई कलर मिल जाएगा। तो ये पेरेंट की पॉपुलेशन का जीनोटाइप है, ये प्रोजेनी का जीनोटाइप है। अब मैं इस प्रोजेनी का जीनोटाइप इस पेरेंट पॉपुलेशन के जीनोटाइप के मोनोजाइगोटिक क्रॉस कर करके निकाल लूँगी। तो यहाँ देखो, एक जो हमारा प्रोजेनी है इसका निकालेंगे और दूसरी प्रोजेनी का निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है,
मैं बताऊँगी अभी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर हम ऐड कब करते हैं, मल्टीप्लाई कब करते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये देखो, मेरे पास ये दोनों पेरेंट है, हेटेरोज़ाइगस हैं, ठीक है। ये वाली दोनों प्रोजेनी है। मैं कह रही हूँ कि मैं इनको ऐड करूँगी, ठीक है। अब देखो, ये वाले जो दो पेरेंट हैं, जब मैं इनका क्रॉस करूँगी ए के लिए, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, तो 2/4 हो जाएगा इसका। स्मॉल बी के लिए अगर मैं करूँ क्रॉस, तो मुझे कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का करना पड़ेगा। इनको क्रॉस करके मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल बी एक बार मिलेगा, तो 1/4 इसका हो गया। सिमिलरली इस वाली प्रोजनी के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ना बेटा दो प्रोजनी है, तो यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट है, तो हमें चाहिए कि या तो ये तो भी मुझे सेपिया कलर मिल जाएगा। और जब हम ऐसे कहते हैं ना कि या तो ये यानी कि और लगाते हैं दिस और दिस, तब हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जीनोटाइप प्रॉपर बनाने के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी बनाने के लिए मुझे कंपलसरी था कि मुझे यही वाला जीनोटाइप चाहिए, यही वाला जीनोटाइप चाहिए, तब मुझे ये मिलेगा। कंपलसरी था, यानी कि कैपिटल ए एंड स्मॉल बी चाहिए। और जब हम एंड बोलते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप समझ आए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई क्यों करे थे, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि हमें सारे डोमिनेंट ही चाहिए थे। तो जो भी डोमिनेंट वाले थे वो सारे निकाले, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी हम सारे के सारे वो निकालेंगे जो हमें कंपलसरी चाहिए, यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए भी चाहिए और स्मॉल बी भी चाहिए, तभी तो ये जीनोटाइप प्रॉपर बनेगा। तो इसलिए हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एंड लग रहा था। लेकिन जब हम इन दोनों में से सेलेक्ट करें, ये भी मुझे सेपिया देगा, ये भी सेपिया देगा, तो ये और का केस हो जाता है। तो दिस और दिस, तो हम इनको ऐड करेंगे। अब देखो, इसका मैंने निकाल लिया, जो भी मुझे जीनोटाइप का निकालना था, प्रोबेबिलिटी 2/4 और 1/4, इनको मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई। अब आते हैं दूसरी वाली प्रोजनी पे। ये वाली जो प्रोजनी है, इसका हमारा जीनोटाइप है कैपिटल ए, तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे। अगर पेरेंट के जीनोटाइप को कैपिटल ए वाले जो भी इनका कॉम्बिनेशन है उसको क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल ए कितनी बार मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/4। और स्मॉल बी इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो स्मॉल बी हमें कितनी बार मिल रहा है, 1/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इससे, ये जो मल्टीप्लाई करके आया है इससे, इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, और हमारा यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ जाएगा 3/16, यानी कि 2/4 इंटू 1/4 दैट इज़ 2/16, और 1/4 इंटू 1/4 दैट इज़ 1/16, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 3/16, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, लंबा लग रहा है प्रोसेस, बट जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। समझाने में थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो ये इस तरीके की ना एक तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ो जिसमें इस तरीके से पूछा हुआ है। पाथफाइंडर से आप ले सकते हो, पाथफाइंडर में है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज दूसरी बुक्स में भी मिल जाता है, ये तरीका बहुत कॉमन है जेनेटिक्स के अंदर। तो 71 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज़ 3/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अ क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज। एक हाइब्रिड है मेरे पास और उसका रिसेसिव पेरेंट है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव, उनके बीच में अगर मैं क्रॉस कराती हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ये पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉलोइंग पेडिग्री रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। कौन सी पेडिग्री है, उसका नाम बता दिया, नेचर बता दिया, ऑटोसोमल रिसेसिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड मार्क्ड क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये वाला जो चाइल्ड है जो कि जनरेशन 3 का है, इट विल शो द ट्रेट, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस बच्चे के जो प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको पता लगाने के लिए मुझे किस किस का जीनोटाइप पता लगाना है, इस बच्चे के पेरेंट्स का, इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका, ठीक है, इनका मुझे जीनोटाइप पता लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे बताया हुआ है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव के केस में कोई भी इंडिविजुअल तभी उस ट्रेट को शो करता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं कि ये जो ट्रेट है ये कोई डिजीज़ है, ठीक है। वो इंडिविजुअल डिजीज़ तभी होगा जब स्मॉल ए की कंडीशन आएगी। मैं यहाँ स्मॉल ए क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ऑटोसोमल है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि वो जो जीन है मैं उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल ए वाले सारे के सारे डिजीज होंगे, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव के केस में क्या होता है, कैपिटल ए वाला नॉर्मल होता है, कैपिटल ए वाला कैरियर हो जाता है, और स्मॉल ए वाला क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। तो मुझे डिजीज बनाना है तो मैं स्मॉल ए इन दोनों को लिख दूंगी। अब मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने यहाँ लिख दी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे इस बच्चे के दोनों पेरेंट्स और इन दोनों जो पेरेंट्स हैं इस बच्चे के, इनके जो दो पेरेंट्स हैं उन सब की मुझे जीनोटाइप पता लगानी है, ठीक है। ये स्मॉल ए, एक जो एलील है इसको कहाँ से मिला होगा, इसके फादर से मिला होगा और एक मदर से मिला होगा, राइट। तो यानी कि फादर के पास भी स्मॉल ए था, मदर के पास भी स्मॉल ए था, तभी इसके पास दो स्मॉल ए आए हैं।
ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी स्मॉल ए लिख देती हूँ। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये जो फादर और मदर हैं ये है नॉर्मल। अगर ये डिजीज़ होते तो ये शेडेड होते, बट ये शेडेड नहीं है, तो ये नॉर्मल है, यानी इनके पास एक नॉर्मल एलील प्रेजेंट है। रिसेसिव के केस में जो दिक्कत वाले एलील होते हैं वो होते हैं स्मॉल ए, और नॉर्मल वाला होता है कैपिटल ए। तो इनको मुझे एक नॉर्मल एलील देना पड़ेगा ताकि इनको शेडेड ना बनाना पड़े। अगर ये डिजीज़ होते तो शेडेड होते, डिजीज़ नहीं है, तो मुझे इन्हें एक नॉर्मल एलील देना पड़ेगा। तो मैंने इनका क्या लिख दिया, कैपिटल ए लिख दिया एक एक। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अब ये जो हमारे ऊपर के चार हैं इनका हमें पता चल गया और इन दोनों का हमें पता चल गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए कैसे आया। अब मुझे इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, मुझे इनका पता लगाना है और फिर मुझे इस बच्चे का पता लगाना है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए मैं इसके पेरेंट्स का जीन देखूंगी। पेरेंट्स को जब मैं क्रॉस करती हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए करती हूँ, तो उसके बाद जो मुझे प्रोजेनी मिलती है वो होती है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए ये मिल सकती है। बट ये जो फादर है ये वाला, ये शेडेड नहीं है, है ना। इस बच्चे का जो फादर है ये शेडेड नहीं है, यानी कि ये स्मॉल ए तो किसी भी हालत में नहीं है। ये क्या हो सकता है, ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, पर मुझे यहाँ पे क्या कैपिटल ए चाहिए। अगर ये कैपिटल ए हो गया तो जब इसका क्रॉस किया जाएगा इस मदर के साथ, तो ये बच्चा क्या देगा, हर हालत में कैपिटल ए स्मॉल ए ही देगा। बट वो कैपिटल ए स्मॉल ए तो डिजीज़ नहीं होगा। और इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये जो ट्रेट है ये शो होना चाहिए, यानी ये बच्चा शेडेड होना चाहिए, और ये शेडेड तब होगा जब इसका जीनोटाइप स्मॉल ए आएगा। बट अगर मैं फादर को कैपिटल ए बना देती हूँ तो ये तो स्मॉल ए कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में ही नहीं आ सकता, क्योंकि इसे फादर से हर बार एक नॉर्मल एलील मिल जाएगा। तो यानी कि मैं फादर को कैपिटल ए भी नहीं बना सकती। बट क्योंकि ये शेडेड नहीं है तो होने की प्रोबेबिलिटी तीनों की थी, पर हम चाहते हैं कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो ताकि ये एक स्मॉल ए अपने बच्चे को दे दे और एक स्मॉल ए बच्चा मदर से ले ले और वो क्या हो जाए, डिसीज हो जाए, यानी इस ट्रेट को शो करना शुरू कर दे। तो 3 प्रोबेबिलिटी हो सकती थी फादर की, बट हम चाहते हैं कि उसमें से 2 ही हों। तो ये जाएगा 2/3 का रेशियो। तो इनका जीनोटाइप जो हमें चाहिए और इनका जो पॉसिबल जीनोटाइप है उसके हिसाब से हम रेशियो निकालेंगे, जो चाहिए अपॉन में पॉसिबल, ये हो जाएगा 2/3 फॉर फादर। नाउ फादर का क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और मदर का स्मॉल ए। जब इनको क्रॉस किया जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे जीनोटाइप, जब कैपिटल ए स्मॉल ए फादर और मदर स्मॉल ए इनको मैं क्रॉस करूँगी तो मुझे मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। और मुझे बच्चे के अंदर अगर शेड चाहिए, यानी कि मैं चाहती हूँ बच्चा वो ट्रेड शो करे, यानी डिजीज़ हो, तो मुझे स्मॉल ए में इंटरेस्ट है। तो पॉसिबिलिटी ये 4 हैं, उसमें से मुझे 2 में इंटरेस्ट है, तो ये जाएगा 2/4, दैट इज़ 1/2। सेम चीज़ तो हमने यहाँ की थी, पॉसिबिलिटी 3 थी बट मुझे चाहिए 2 थी, तो 2/3 हो गया था। यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 होती हैं, चाहिए हमें 2 हैं ये वाली, तो 1/2। ऐसे ही तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो दोनों जगह मैंने एक ही काम किया, कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली 2/3, फिर इन दोनों का क्रॉस किया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। जिन जिनका मुझे शॉर्ट पता था कि हाँ ठीक है इनका ये जीन है, मैंने उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली। जिनका नहीं पता था उनकी जो पॉसिबल है और वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो मुझे चाहिए वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो इसकी 2/3, इसकी हो जाएगी 1/2, और फिर मैं क्या कर दूँगी, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 2/6 या फिर 1/3। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो 73 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी और भी डिटेल में समझनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट में कैसे टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, तो उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चैनल पर एडेड है, या मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ जेनेटिक मैप फॉर 3 जीन्स A, B and C ड्रोसोफिला इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे 3 जीन्स है और उनका बताया हुआ है कि डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है और यहाँ पे 20 सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है। ये जो CM लिखा है दैट मीन्स सेंटीमॉर्गन, नॉट सेंटीमीटर। M कैपिटल है ना, तो मॉर्गन। Now what they are saying is, if a female heterozygous for the 3 genes are test crossed, what percentage of the progeny will result from the double crossover events assuming there is no interference। यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर दी हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस बोल दिया है, डबल क्रॉसओवर बोल दिया है, ये सारी चीज़ें हमें पता लगानी है कि क्या होती हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये 3 जीन्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ABC। ठीक, अगर मैं इनके बीच में क्रॉस कराना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से करा सकती हूँ, मैं हो सकता है A और B के बीच में इस तरीके से क्रॉस करा दूँ। क्या ये 2 क्रॉस है, नहीं, ये एक ही क्रॉस है, तो मैं इसे कहूँगी सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन A एंड B।
ठीक है। दूसरा मैं क्या करा सकती हूँ, बी और सी के बीच में करा सकती हूँ। तो बी और सी के बीच में मैंने क्रॉस करा दिया, तो मैं सिर्फ इस वाले को कहूँगी सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन बी एंड सी। और जब मैं इन दोनों को साथ में कंसिडर करूँगी तो मैं इन्हें कहूँगी डबल क्रॉस ओवर। डबल क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है, दो हो रहे हैं तो डबल क्रॉस ओवर। ठीक है, सिंगल क्रॉस ओवर और डबल क्रॉस ओवर समझ में आ गया। अब होता ये है कि कई बारी जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जब एक एक्चुअल डेटा हमें मिलता है तो ऐसे देखने को मिलता है कि ये जो सिंगल क्रॉसओवर ए और बी के बीच में हो रहा है, ये बी और सी के सिंगल क्रॉसओवर को होने नहीं देता कुछ केसेस में। तो अगर ये वाला क्रॉसओवर इस क्रॉसओवर को होने नहीं देगा तो टोटल कितने क्रॉसओवर्स होंगे? यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा और वो ए और बी के बीच में होगा, क्योंकि उसने दूसरे वाले को तो रोक दिया। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो डबल क्रॉसओवर नहीं होने दे रहा है, यानी दो क्रॉसओवर्स नहीं होने दे रहा है। सिमिलरली अगर बी और सी का जो सिंगल क्रॉसओवर है वो इसके सिंगल क्रॉसओवर को रोक दे, ए और बी को रोक दे, तो उसके केस में भी हम क्या बोलेंगे कि डबल क्रॉसओवर नहीं होने दे रहा है। तो ये जो एक दूसरे को रोक रहे हैं ना, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और इसी इंटरफेरेंस की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर है, यानी कि जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो, और हमारा ऑब्जर्व्ड डबल क्रॉसओवर, उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस समझ में आया। एक क्रॉसओवर दूसरे क्रॉसओवर को रोक रहा है और उसकी वजह से डबल क्रॉसओवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। नो इंटरफेरेंस का मतलब ये हो गया कि डबल क्रॉसओवर पूरा का पूरा होगा, यानी कोई चांस नहीं है कि एक दूसरे को रोकेंगे तो डबल क्रॉसओवर तो भाई होगा ही होगा। इंटरफेरेंस ज़ीरो है। ठीक है, इंटरफेरेंस 1 है, यानी कि डबल क्रॉसओवर हो ही नहीं सकता। समझ आई? अब चलो, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बता दी आपको, ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर और एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर क्या होता है, ये चीज़ मैंने बता दी। अब हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर के फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे जो 10 सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है। एक हमारा होता है कि अगर मान लो कोई दो जीन्स है वो बहुत पास पास प्रेजेंट है, तो उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दो ऐसे जीन्स जो थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। राइट। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, कि रिकॉम्बिनेशन होने की कितनी फ्रीक्वेंटली होने के चांसेस हैं, वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और जब मैं इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी। ये तो बेसिक मैथ है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ओके, सो नाउ 10 सेंटीमॉर्गन जो दिया हुआ है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये 0.10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दी हुई है। किसकी दी हुई है? ये ए और बी के बीच में जो सिंगल क्रॉसओवर हो रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। या मैं क्या कह सकती हूँ कि 0.10 की फ्रीक्वेंसी की जगह मैं कह सकती हूँ कि 10% दिया हुआ है। इंटू 100 कर दूंगी तो 10 आ जाएगा ना, तो 10%। सिमिलरली ये जो 20 सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये 0.20 की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, किसके बीच में? बी और सी के बीच में सिंगल क्रॉसओवर होने की। या मैं इसे क्या कह सकती हूँ कि 20% दिया हुआ है, क्योंकि 0.20 इंटू 100 इज़ 20। सो अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो आपका डिस्टेंस होता है, क्योंकि मैं डिस्टेंस को ही फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो फ्रीक्वेंसी को ही डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेम होते हैं। अगर 10 सेंटीमॉर्गन दिया है तो मैं कह सकती हूँ 0.10 फ्रीक्वेंसी है, या 0.20 फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैं कह सकती हूँ कि वो 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने रिकॉम्बिनेंट्स आपको दिखे हैं अपॉन में टोटल, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? परसेंटेज। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नाउ आपसे पूछा हुआ है कि डबल क्रॉसओवर कितना होगा, है ना। यहाँ पे बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजनी विल रिजल्ट फ्रॉम द डबल क्रॉसओवर इवेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डबल क्रॉसओवर की, और क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा तो उस फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। सो डबल क्रॉसओवर का फॉर्मूला होता है दोनों सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो दोनों सिंगल क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने देखी थी कि ए और बी के बीच में जो क्रॉसओवर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.10, और बी और सी के बीच का सिंगल क्रॉसओवर है 0.20 की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा? 0.02। ये फ्रीक्वेंसी आई है डबल क्रॉसओवर की। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास डबल क्रॉसओवर की परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज कितनी आएगी? 2% आएगी, क्योंकि जो 0.02 होता है इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ जाएगा ना मेरे पास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2%, यानी कि इतने परसेंट प्रोजिनी डबल क्रॉसओवर से बनेगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। अ फीमेल फ्रॉम अ प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन, प्योर ब्रीडिंग यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में है, ऑफ ड्रोसोफिला विद वर्मिलियन कलर्ड आई इज क्रॉस्ड विद अ मेल फ्रॉम प्योर ब्रीडिंग वाइल्ड टाइप रेड आई स्ट्रेन। यानी कि ये पेरेंट पॉपुलेशन का क्या दिया हुआ है? जीनोटाइप दिया, फिनोटाइप दिया हुआ है।
Now all the F1 males have vermilion eye while all the female have wild type red eye. ये progeny का दिया हुआ है. Which of the following conclusions may be drawn from this observation with respect to the inheritance of the vermilion eye color? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में दो टर्म यूज़ की हुई हैं, एक सेक्स लिमिटेड, एक सेक्स लिंक्ड. ठीक है. सेक्स लिमिटेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों के पास वो जीन प्रेजेंट है जो उस पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो जो जीन है ना वो एक ही सेक्स के अंदर एक्टिव है, यानी या तो वो मेल के अंदर एक्टिव है या तो फीमेल के अंदर एक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल वो मेल के अंदर एक्टिव है तो वो फीमेल के अंदर खुद को शो नहीं कर रहा है. कुछ इस तरीके का सीन होता है सेक्स लिमिटेड के अंदर, यानी कि अगर मेल जो है वो वर्मिलियन शो कर रहा है तो फीमेल को वर्मिलियन नहीं शो करना चाहिए. बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेरेंट के अंदर जो फीमेल है वो वर्मिलियन है और जो मेल है वो नेक्स्ट जनरेशन में वर्मिलियन आ रहा है, यानी कि ये जो ट्रेट है ये दोनों जेंडर में शो हो रहा है, रेड भी दोनों में शो हो रहा है, क्योंकि पेरेंट में जो मेल है वो रेड है और जो हमारी प्रोजेनी है उसमें जो फीमेल है वो रेड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो ये जो ट्रेट है ये किसी भी तरीके से सेक्स लिमिटेड तो नहीं हो सकता. अब आता है हमारे ऑप्शन जो रह जाते हैं यहाँ से, वो रह जाते हैं, अच्छा सेक्स लिमिटेड वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दें तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा. इससे हमें पता चल जाता है कि किसी तरीके से सेक्स लिंक्ड तो है क्योंकि वही बच गया है. तो सेक्स लिंक्ड में भी कौन सा है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, अब ये पता लगाना है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू वर्मिलियन आई कलर, अगर मैं डोमिनेंट लूँगी तो मैं वर्मिलियन आई कलर को ही डोमिनेंट एलील कंसिडर करूँगी. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पेरेंट पॉपुलेशन में जो फीमेल दी हुई है वो दी हुई है वर्मिलियन और मेल दिया हुआ है रेड होगा. ठीक है. और उनकी जो प्रोजनी है उसमें मेल वर्मिलियन आता है और फीमेल जो है वो रेड आती है. इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा होगा भाई, डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, तो हमें यहाँ पे लेकर चलना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि वो डोमिनेंट है. ठीक है. क्रॉस करके देखती हूँ, अगर मुझे प्रोजनी में ये वाले दो फिनोटाइप मिल गए तो ठीक है भाई डोमिनेंट है, नहीं मिले तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. अब इन्होंने बोला है कि प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन है यानी होमोजाइगस लेना पड़ेगा. मेल के अंदर क्या जीनोटाइप आ सकता है, मेल रेड है ना तो XRY, तो इसका जो जीनोटाइप है वो इकलौता क्या हो सकता है XRY, XR यानी कि रेड वाला. ठीक है. और XV लिखूंगी यानी वर्मिलियन, तो ये XRY वाला मेल का इकलौता जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो होता है. फीमेल के अंदर क्या होगा, होमोजाइगस है ना और वर्मिलियन बनाना है, तो ये हो जाएगी XV. ठीक है. अब जब मैं इन दोनों को क्रॉस करती हूँ, जो पेरेंट है उनका जीनोटाइप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन मैंने देख लिया है. अब इनका मैं क्रॉस कर रही हूँ और प्रोजनी निकालूंगी. प्रोजनी देखूंगी कि भाई वो कंडीशन से मैच करती है कि नहीं करती. प्रोजनी मैंने निकाली, वो ये आ गई. ठीक है. सिंपल क्रॉस है, ये वाली मेरी प्रोजनी आती है. अब इसके अंदर वी हमने डोमिनेंट लिया हुआ है. ठीक है. सेक्स लिंक डोमिनेंट कंसिडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्मिलियन आई कलर. तो ये वाला जो फीमेल होगा, ये वाली जो फीमेल होगी, इसका जो फिनोटाइप आएगा वो वी के अकॉर्डिंग आएगा यानी वर्मिलियन आएगी, ये भी वर्मिलियन आएगी. अब ये जो दोनों फीमेल है कैसी आ गई हैं, वर्मिलियन आ गई हैं, बट क्वेश्चन में बोला था कि जो प्रोजनी की फीमेल है वो रेड होनी चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. यानी कि अगर मैं इसको डोमिनेंट लेके चलती हूँ वर्मिलियन आई कलर को, तो वो हमें हमारा प्रोजनी वैसा नहीं दे रहा है जैसा क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, तो ये हो जाता है एलिमिनेट. अब बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, तो वो हमारा आंसर है. एक बारी कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे बोला हुआ है कि जो वर्मिलियन आई कलर है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. ठीक है. सेक्स लिंक्ड है ये तो क्लियर हो गया था, रिसेसिव है तो XY के साथ खेलेंगे और उसके साथ देखेंगे. ठीक है. XY क्यों ले रहे हैं, AB क्यों नहीं ले रहे हैं, सेक्स लिंक्ड है ना, ऑटोसोमल में लेते हैं AB वगैरह. तो यहाँ पे XY और XX, मेल का तो वही रहेगा XRY, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही बनाना पड़ेगा. पेरेंट की मैं बात कर रही हूँ, मेल पेरेंट इन्होंने दिया हुआ है कि रेड है और मेल होता है X और Y, उसके पास एक ही X है, उसके पास R होना चाहिए तब जाके वो रेड बनेगा. V होता है यहाँ पे X पे, तो ये वर्मिलियन हो जाता जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. तो इसका एक ही जीनोटाइप रहेगा. फीमेल का क्या रहेगा, XV रहेगा. ठीक है. XV क्यों रहेगा, एक तो इन्होंने दिया हुआ है कि प्योर ब्रीडिंग है, दूसरा अगर XV ना होता, एक भी R आ जाता तो यहाँ पे V रिसेसिव है, याद रखना. R अगर यहाँ आ जाता तो ये फीमेल कैसी हो जाती है, रेड हो जाती. रेड नहीं लेनी है, फीमेल कैसी लेनी है, वर्मिलियन लेनी है. आई होप कि समझ में आ रहा है कि जीनोटाइप किस तरीके से लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पे हो जाएगी XV और जब हम इसे क्रॉस करेंगे ना इन दोनों को तो ये प्रोजनी मिलती है. अब इस प्रोजनी के अंदर ये वाली जो दोनों फीमेल है ये दोनों रेड होंगी. रेड क्यों होंगी, V यहाँ पे हम रिसेसिव लेके चल रहे हैं, डोमिनेंट नहीं लेके चल रहे हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग हम इसे रिसेसिव लेके चल रहे हैं, तो ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है. ठीक है. तो ये रेड हो जाएंगी दोनों और ये जो मेल है हमारे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्मिलियन हो जाएंगे क्योंकि इनके पास XV आ गया अब. ठीक है. तो ये जो दोनों कंडीशन हमारी आई हैं, फीमेल रेड मेल वर्मिलियन प्रोजनी के अंदर, ये हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है. तो हमारा आंसर क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. एलिमिनेशन मेथड से भी हमने देख लिया था और एक बार हमने लास्ट में क्रॉस करके कंफर्म भी कर लिया. तो 75 का D ऑप्शन इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ अ जीन इज ड्यू टू। प्लियोट्रॉपी की यहाँ पे बात की है। जब हम मेंडलिज्म पढ़ते हैं तो हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा एक जीन है और ये एक तरीके के फिनोटाइप को इफेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला जीन आई कलर के लिए है, ये दूसरा जीन है ये हेयर कलर के लिए है, ऐसे करके चलते हैं। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे रहता है मेंडलिज्म का, आप इसे एक्सेप्शन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है प्लियोट्रॉपी के अंदर एक जीन जो है ना वो मल्टीपल फिनोटाइप्स को अफेक्ट करता है। इतना क्या स्पेशल है इस जीन के अंदर कि इसने इतने सारे जो फिनोटाइप्स हैं उन्हें इफेक्ट कर दिया, उन्हें ऑल्टर कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशन में हेल्प कर दिया, क्योंकि इस जीन का जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बहुत सारे और प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। यानी इसका जो प्रोडक्ट है ना वो मल्टी टैलेंटेड है, और ये जो मल्टी टैलेंटेड प्रोडक्ट है ये जिस जीन से आया है हम उसे कह देते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और ये फिनोमेना कहलाता है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया या फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं फेमस वाले। इसके अलावा आपको कोई पढ़ना है तो आप गूगल करके देख सकते हो। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, PAH जीन होता है। PAH यानी कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये जो जीन है ये क्या करता है, नॉर्मल अगर ये है तो ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी फिनाइल एलानिन के एक्यूमुलेशन को रोकेगा और टायरोसिन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ करता है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशन होगी तो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो हो गया म्यूटेट, अब ये काम ठीक से कर नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता जाएगा, इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, टायरोसिन का कम होता जाएगा। तो ये जो फिनोमेना है ना फिनाइल एलानिन, जो कि एक अमाइनो एसिड है, जब ये एक्यूमुलेट होता जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर इसके एक्यूमुलेशन को ही हम बोलते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन जनरेट हो गई है। और ये कैसी कंडीशन है, ये एक प्लियोट्रॉपिक कंडीशन है। अब इसे मैं प्लियोट्रॉपिक क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है ना फिनाइल एलानिन का, इसकी वजह से बहुत सारे फिनोटाइप्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मेलेनिन का घटना, मेंटल रिटार्डेशन, एल्बिनिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं जब इस तरीके की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आती है। तो एक जीन, मल्टीपल इफेक्ट्स, प्लियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा था कि सबसे कॉमन कॉज क्या है इस इफेक्ट का, क्यों हम देखते हैं ये इफेक्ट, क्योंकि ये जो जीन है इसका प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, इसका प्रोडक्ट मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, दैट इज द सेम प्रोडक्ट ऑफ द गिवन जीन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। 76 का आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है, ये कुछ ऑल्टरेशन दी हुई हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई हैं। यहाँ पर आंसर आपका है डी, दैट इज डबल मोनोसोमिक 2n-1 -1, लेकिन ये आंसर क्यों है, क्यों मैं इसको 2n-1 लिख रही हूँ, 2n-2 क्यों नहीं लिख रही सीधा, ये भी तो लिख सकते हैं ना, -1 अलग अलग करके क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं 2n-2 लिखती ना तो वो नली सौमी हो जाता। डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। पहले हम देखेंगे 2n-1 को। ये मेरा क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है। मैंने 2 क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये होमोलोगस है, ये पैटर्नल ये मैटर्नल। सिमिलरली मैंने क्रोमोसोम 2 के दोनों होमोलोगस बनाए हुए। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 2n-1 है, तो इसका मतलब ये है कि एक इस क्रोमोसोम से गायब है, एक इस क्रोमोसोम से, यानी कि अलग अलग क्रोमोसोम से दो गायब है। दो गायब है, ऑब्वियसली बात है, एक ये लिखा है एक ये लिखा है, तो दो गायब है, लेकिन वो अलग अलग क्रोमोसोम से हैं, इस वजह से इनको हमने अलग अलग करके लिखा है, सीधा -2 नहीं लिखा है। ठीक है, और इस तरीके के केस को हम बोलते हैं डबल मोनोसोमी, यानी कि दो क्रोमोसोम में से एक एक गायब है। फिर आता है हमारा नलीसोमी। अब समझ ही गए होंगे कि 2n-2 लिखा है, यानी कि क्रोमोसोम 1 और 2 ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम 1 तो वैसा का वैसा है, क्रोमोसोम 2 के दो गायब है, यानी क्रोमोसोम 2 पूरा का पूरा गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, 2n-2, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में से दोनों के दोनों गायब है, पैटर्नल मैटर्नल दोनों गायब, तो 2n-2 दैट इज कॉल्ड नलीसोमी। नल का मतलब क्या होता है, एब्सेंट, तो यहाँ पे ये एब्सेंट हो गया एक। ठीक है, अगर मान लो मैं इन दोनों क्रोमोसोम में 2n+1 की कंडीशन लगानी चाहती हूँ, यानी कि ट्राइसोमी करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी एक के अंदर कॉपी बनवा दूंगी। तो इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये तो नॉर्मल है, एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो 2n+1, अगर इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा आ जाता तो 2n+1+1। ठीक है, इस तरीके से करके रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो 77 का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज डबल मोनोसोमिक, क्योंकि अलग अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द फिनोटिपिक इफेक्ट इन द इनहेरिटेड डिजीज फिनाइलकीटोनूरिया इन द ह्यूमंस इज ड्यू टू। जो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है? फिनाइलकीटोनूरिया से रिलेटेड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या होता है, कैसे होता है, इसे प्लियोट्रॉपी में क्यों कंसिडर करते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे पूछा है कि जो इसका इफेक्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि फिनाइल कीटोन्स का क्या होता है, क्या वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है? नहीं, उनका एक्यूमुलेशन होता है। और कहाँ पे? ब्लड के अंदर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि हाय रब्बा ये कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, इसमें टाइम कितना लग जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन होने वाला है 2 सेकंड के अंदर। जो बाकी के क्वेश्चंस है ना उनसे भी कम टाइम लेगा ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है। मैच कैसे करना है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम हैज़ द जीन इनकोडिंग फॉर द एंजाइम। जीन ये रहा, क्रोमोसोम ये रहे, मैच कर लो। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 5p के अंदर। प्लस प्लस माइनस और कहीं भी ये कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये जो हमारा जीन है ये क्रोमोसोम 5p पे प्रेजेंट है, 5 के p आर्म पे प्रेजेंट है। सिंपल मैच करना होता है, प्लस माइनस और यहाँ पे भी प्लस माइनस। इससे ईजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, जिनको पता नहीं है इस चीज़ का वो इसको देख के स्किप कर देंगे कि भाई ये पता नहीं क्या ही बला है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका आंसर भी मैं वहीं पे लिख दूँगी या मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैच द फॉलोइंग करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5p, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, ब्लैक लैब्राडोर है, होमोजाइगस है डोमिनेंट एलील के लिए, दोनों के दोनों डोमिनेंट है, कैपिटल है। इसको क्रॉस कराया है येलो लैब्राडोर से जो कि होमोजाइगस है रिसेसिव एलील के लिए, स्मॉल बी स्मॉल ई। इनको इंटरक्रॉस कराया F1 जनरेशन को, इनसे जो F1 जनरेशन आई उसमें कराई सेल्फिंग, और उससे जो F2 प्रोजनी आती है ना उसका रेशियो दिया हुआ है 9 ब्लैक 3 ब्राउन 4 येलो। ठीक है, अब बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है इनके अंदर। ठीक है, अगर आपने एपिस्टासिस पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है डोमिनेंट एपिस्टासिस, एक होता है रिसेसिव, एक होता है डबल डोमिनेंट, एक होता है डबल रिसेसिव, एक डोमिनेंट रिसेसिव। इस तरीके से करके इसके टाइप्स होते हैं। ये जो डबल रिसेसिव होता है इसी को हम कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस कह सकते हैं। अब होता क्या है, इनके कुछ रेशियोज होते हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि रेशियो आए कैसे हैं, बट मैं बता सकती हूँ कि आपको ये लर्न कैसे करने हैं रेशियोज। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है ये। जब आप डोमिनेंट की बात करोगे तो आप स्टार्टिंग से ऐड करना शुरू करोगे और रिसेसिव में पीछे से ऐड करना शुरू करोगे, एंड से, पीछे वाले एंड से। सो यहाँ पे डोमिनेंट का अगर मुझे देखना है, डोमिनेंट एपिस्टासिस के अंदर क्या रेशियो आएगा, तो मैं स्टार्टिंग के 2 ऐड कर दूंगी, 9+3 12:3:1, बाकी ये दोनों सेम। रिसेसिव का देखना है तो पीछे से 2 ऐड कर दूंगी, 9:3 सेम रहेगा, पीछे के 2 ऐड कर दिए, 4 हो गया। 9:3:4 ये हो गया रिसेसिव का, 12:3:1 हो गया डोमिनेंट का। बट अगर मैं कहूँ कि डबल डोमिनेंट है, पहले हम 2 ऐड कर रहे थे, डबल डोमिनेंट है तो हम 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15:1, क्योंकि 9+3+3 होता है 15, तो 15:1। अगर मैं कहूँ डबल रिसेसिव तो अब तक तो समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, कि एक हम छोड़ देंगे और पीछे से 3 ऐड कर देंगे। पहले रिसेसिव के केस में पीछे से 2 ऐड हो रहे थे, डबल रिसेसिव के केस में क्या होगा, पीछे से 3 ऐड हो जाएंगे और ये 9 वाला एग्जैक्टली सेम, तो 9:7 हो जाएगा, क्योंकि 3+3+1 7 होता है। फिर आता है डबल ये डोमिनेंट रिसेसिव। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है कि 9+3+1 करना होता है, ठीक है, 1:3, तो 13:3। तो इस तरीके से आप रेशियो लर्न करते हो। यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 9:3:4, ये रेशियो किसका है, ये रिसेसिव का है। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया कि या तो मेरा आंसर ए है या तो मेरा आंसर सी है, क्योंकि उसी के अंदर रिसेसिव एपिस्टासिस दिया हुआ है। रेशियो से मैंने पता लगा लिया। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ए आंसर है कि सी आंसर है? अब सी के अंदर देखो एपिस्टासिस होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। एपिस्टासिस का मतलब होता है एक जीन दूसरे जीन के इफ़ेक्ट को रोक रहा है, यानी कि एक जीन जो काम कर रहा है उसके काम की वजह से दूसरे जीन का जो काम है वो रुक जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टासिस। रोक रहा है या किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है दूसरे के काम को, तो उसको एपिस्टासिस कहते हैं। किसके बीच में हो रहा है, जीन्स के बीच में हो रहा है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। सी के अंदर दिया हुआ है कि स्मॉल ई जो है वो एपिस्टाटिक है कैपिटल ई के। ऐसे नहीं होता, स्मॉल ई और कैपिटल ई क्या है, ये एलील है, जीन थोड़ी है। जीन के ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, एलील है। स्मॉल ई कैपिटल ई को अगर मास्क कर रहा है या उसके इफेक्ट को रोक रहा है, या कैपिटल ई स्मॉल ई को रोक रहा है, तो हम उसे डोमिनेंट रिसेसिव का केस कहेंगे, हम उसे एपिस्टासिस नहीं कहेंगे। ठीक है, एपिस्टासिस के केस में 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ए ऑप्शन में क्या बोला है कि जो ई है वो किसी तरीके से बी को, चाहे वो कैपिटल बी हो या स्मॉल बी है, उससे एपिस्टैटिक है, उनको ऑल्टर कर रहा है या उनके इफेक्ट को किसी तरीके से
ऑल्टर कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो स्मॉल ई किसको चेंज कर रहा है, किसी और जीन को चेंज कर रहा है ना, उसको ऑल्टर कर रहा है किसी और जीन को, अपने को तो नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे एपिस्टासिस। तो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे, एलील और जीन का डिफरेंस आ रहा है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि मैं लास्ट में टैकल करूँगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कि यही बच रहा है, तो इसको टैकल कर लेते हैं। इसको मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा आता है लिंकेज ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब इसको समझने में आसानी हो जाएगी, वरना मुझे ये रिपीट करना पड़ता 3 बार, उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो जीन्स ए और बी लोकेटेड हैं 60 सेंटीमॉर्गन के डिस्टेंस पे एक ही लिंकेज ग्रुप में। तो एक लिंकेज ग्रुप के दो जीन्स है और उनके बीच का डिस्टेंस है 60 सेंटीमॉर्गन, इतना दूर दूर। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये बतानी है। पहला कह रहा है कि 60% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ए और बी के बीच में, जो कि नहीं हो सकता। कभी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से ऊपर नहीं होती, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस जो ए और बी का है वो हमने किसी थर्ड मेकर से पता लगाया है, ऐसा कुछ हमें ऊपर के स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड कह रहा है कि 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है ए और बी के बीच में, ये भी गलत है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर दो जीन्स बहुत पास पास प्रेजेंट है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम है, यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है। तो अगर दूर दूर प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, बट यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 30% है और जीन का डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है ना तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और 50% से वो क्रॉस नहीं कर सकती। तो ए इस वजह से गलत है क्योंकि 50% से ज़्यादा दी हुई है, और ये जो सी है ये इसलिए गलत है क्योंकि कम दी हुई है, जबकि जीन्स जो हैं वो दूर दूर प्रेजेंट है। डी ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन ही करेक्ट है इन चारों में से। क्यों? डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन गलत है, जीन ए और बी जो हैं वो एक्चुअली अनलिंक्ड है। अनलिंक्ड का मतलब क्या होता है, या तो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है उसी क्रोमोसोम पे या किसी और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना। सी, अगर मान लो मेरे पास कोई जीन है और उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 50% से 50%, ठीक है, मैक्सिमम 50 जा सकती है, तो 50 ले रहे हैं। तो इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में हम क्या कहते हैं, या तो ये उसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है लेकिन बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, या फिर ये किसी और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। बट इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी है ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती जीन मैपिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको यूज़ करके कुछ कॉन्क्लूड करना कि भाई ये एक ही लिंकेज ग्रुप को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होती है 50% तक पहुंच गई है, तो फिर पॉसिबिलिटी हमें नहीं पता कि या तो ये दूर दूर प्रेजेंट है या तो ये अलग ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया था यहाँ लिंकेज ग्रुप है, तो इनका जो ऑब्जर्वेशन है वही गलत है। ये जीन्स जो हैं ये अनलिंक्ड हैं, ये किसी और क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, दैट द ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, जीन ए और बी जो हैं वो अनलिंक्ड है। 68 का डी इज़ द आंसर। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। हमने जितने भी क्वेश्चन से पार्ट बी के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आई वांट टेल यू कि एक टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन अनफॉल का, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में एजुकेशन अनफॉल बायोलॉजी, आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट लिंक कुछ बच्चों का काम नहीं करता, तो आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे रेगुलर क्विजेज हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सो अपनी परफॉर्मेंस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करके देखना चाहते हो आप कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप वो क्विज ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप ज्वाइन करके, ठीक है। आई वुड लव टू सी यू ओवर देयर एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन इट। दैट्स इट, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड अभी तक लाइक नहीं किया तो यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।